हम इस समय अररिया जिला के लक्ष्मीपुर के एक घर में हैं। इसलिए है क्योंकि 15 सितंबर को एक जजमेंट आता है कि 18 यादवों को एएसआई राजदीप रंजन मल के हत्या के आरोप में उम्र कैद का सजा सुनाया गया। इसलिए क्योंकि साहब जो है वो एक अनमोल यादव नाम के व्यक्ति को पकड़ने आते हैं, लेकिन अचानक झड़प होती है और झड़प में वो गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये कहानी जब सोशल मीडिया पे आया तो लोगों ने तरह तरह के सवाल शुरू कर दिए। सवाल इस बात के लिए कि आखिर एक ऐसी घटना जिसमें इरादा से किसी का हत्या नहीं किया गया, उसमें 18 यादवों को या 18 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा कहां तक सही है। हालांकि पूरे घटना को जानने का इच्छा सभी के मन में था, तो हम सीधा सीधा उसी दहलीज पे आ गए। और हमारे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं ये सभी वही लोग हैं कि इनके हर किसी के परिवार का, किसी का भगिना, किसी का भतीजा, किसी का भाई, किसी का बेटा अभी उम्र कैद के सजा में सलाखों के पीछे है, जेल के अंदर है। तो सबसे पहले हम आपको एक प्रशासन के ही व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश सर हैं जो कि पूर्व के डीएसपी भी रहे हैं और अभी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पे नियुक्त भी हैं। तो सर सबसे पहले बहुत स्वागत एक्सपोज मीडिया में। थैंक यू विकास। सबसे पहले तो आपका हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि पटना से चल के आप इस सेंसिटिव मुद्दा को यहाँ लेकर आए हैं। ये बताता है कि आप जो मुद्दे होते हैं लोगों के, जो संजीदापन होता है, जो सेंसिटिविटी होता है, उसमें उसको आपने प्रदर्शित किया और यहाँ आए हैं ये चीज़ को जानने के लिए कि वास्तविकता क्या है जी, और ये जानना बहुत जरूरी है। जी सर, तो आप हमें थोड़ा बताइए कि क्या मामला था और क्यों आखिर एक साथ 18 लोगों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। देखिए, ये मामला तो आपने ब्रीफ कर ही दिया है, उसमें मैं बता देता हूँ कि उम्र कैद का मामला जहाँ तक बात है। और एक चीज़, 2-3 बात मैं कहूँगा विस्तार से। चूँकि पुलिस में मैं रहा हूँ तो पुलिस के प्रोसीडिंग को समझता हूँ और अदालत के भी कुछ चीज़ों को समझता हूँ। अदालत की पूरी प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत बेसिक प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो पुलिस के एंड पे केस हुआ है, तो वो केस उसने मतलब एक जो घटना घटी उसी के अकॉर्डिंग केसेस है। उसने कोई बढ़ा चढ़ा कर केस नहीं किया। आदमी कितने हैं उसमें देखिए, 2 बात होती है। जब इस तरह की घटना घटती है जहाँ पे कि सामूहिक बहुत भीड़ जमा होती है और कुछ ऐसा मतलब जो जिस घटना का हम लोग संभावना व्यक्त नहीं करते वो घटना घट जाती है, जिसको हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहते हैं। तो ऐसी स्थिति के 2 पहलू होते हैं। एक तो उसमें सभी लोग निर्दोष नहीं होते और उसमें सभी लोग दोषी नहीं होते। कई बार इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और यही वजह है कि बाद में जब अदालत में हम जाते हैं तो अदालत में जो निर्दोष लोग हैं उनको सेवियर्स मिलता है और उनको न्याय मिलता है। तो इस घटना में जो 18 अभियुक्त थे और उनको लोअर कोर्ट ने सज़ा सुनाया है, उम्र कैद का सज़ा सुनाया है, वो भी हाईएस्ट एंड तक का सज़ा सुनाया है। अब उसमें वकील कहाँ जिरह करने में थोड़ा मतलब अपना काबिलियत नहीं शो कर पाए, अन्यथा मतलब हाईएस्ट एंड तक का सज़ा शायद नहीं सुनाया जाता, या इसमें कुछ लोगों को सेवियर मिल सकता था अगर सही से। मैंने पूरे एफआईआर को पढ़ा है और बाकी सारी प्रोसीडिंग्स को पढ़ा है, तो उसको देख करके लगता है कि जो मतलब धाराएं हैं वो सुसंगत हैं और उसमें कहीं मर्डर का मामला नहीं है, मतलब हत्या का केस नहीं हुआ है। और जो गैर इरादतन हत्या की जो होता है उसी का, जैसे हम लोग कोई भीड़ है, धक्का मुक्की हो गया, कोई आदमी गिर के मर गया या हार्ट अटैक से मर गया, और जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डीजीपी साहब का बयान भी है। और ये दोनों चीज़ इस चीज़ को दर्शाता है कि मतलब उसमें हत्या का कहीं कोई इरादा नहीं था, एकदम स्पष्ट है ये, क्योंकि वो गिरने से मरे हैं और जो उनका ब्रेन हैमरेज हुआ है, इंटरक्रैनियल हैमरेज, उसमें शब्द एक लिखा हुआ है कि जो हमारा ब्रेन के अंदर में मतलब एक ब्लड क्लॉटिंग होता है और हैमरेज होता है, उसके बाद उनका जो भी हार्ट चोक हुआ और वो उनकी मृत्यु हो गई। कई लोग बताते हैं कि वो पहले से भी बीमार चल रहे थे और इसकी पुष्टि डीजीपी साहब ने भी किया है अपने बयान में कि वो यहाँ भी थे पदस्थापित, तो वो बीमार चल रहे थे। अब है क्या कि देखिए, 2 तरह की बात है इसमें। आप सोशली इस चीज़ को लाना चाहते हैं सबों की नज़र में, यह भी एक अच्छी बात है कि चीज़ें आनी चाहिए सबों की नज़र में ताकि न्याय मिलने का संभावना बढ़े। दूसरा, जो लीगल टीम है पटना से लोग आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो आए हैं और इसमें जो लोग निर्दोष होंगे उनके लिए वो राहत लेकर आएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे जो हायर कोर्ट होता है। और ये सबों को पता है कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है कई मामलों में हायर कोर्ट में बदला गया है उसको। तो यहाँ पे हमको लीगल फाइट करना चाहिए और सभी लोगों को, समाज को संगठित होकर के, जो काबिल लोग हैं, जो मतलब इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो कानून को समझते हैं, उनकी मदद ले करके
हम लोग को एक लीगल फाइट करना चाहिए उन लोगों के लिए जो निर्दोष हैं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी घटना घटेगी तो उसमें सभी लोग निर्दोष नहीं होंगे और सभी लोग दोषी नहीं होंगे, ये एकदम तय है कि उसमें कुछ लोग जरूर दोषी होंगे, क्योंकि इस घटना से कोई इनकार नहीं कर सकते कि घटना नहीं घटी है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, चाहे जैसे भी हो, दुर्भाग्यपूर्ण था वो, हो गई। अब उसमें जितने लोगों के नाम आए हैं इसमें लोग बता रहे हैं, कई पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कई बहुत गरीब लोग हैं। कई बार क्या होता है कि क्राउड में बहुत इनोसेंट लोग होते हैं और वहाँ पे खड़े हैं, उनका कोई उस घटना से लेना देना नहीं है। मान लीजिए यहाँ घटना घटी है, अभी मैं आया हूँ मिलने के लिए और कोई घटना घट जाए तो मैं घटना के इरादे से तो नहीं आया हूँ यहाँ पे ना, या आप ही आए हैं और यहाँ कोई घटना घट जाए तो आप घटना के इरादे से तो नहीं आए, आप एक काम करने दूसरा काम करने आए थे और घटना घट गई और उसमें आपका नाम आ गया, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं मतलब प्रशासन से भी अब तो अपील क्या करेंगे, अब ये अदालत से हम लोग यही आकांक्षा कर सकते हैं कि जो लोग निर्दोष हैं उनको जरूर न्याय मिले और उनको सीरियस मिले, उनको इससे राहत मिले, ताकि ये स्थापित हो सके कि जो लोग निर्दोष होते हैं उनको न्यायालय मतलब न्याय देती है। इसी स्थापना के लिए न्यायालय भी मुझे लग रहा है कि जरूर सुनेगी इस बात को और जस्टिस मिलेगा इसमें। मुझे पूरा यकीन है कि कई निर्दोष लोग हैं जो आम लोगों से जानकारी इकट्ठा कर पाएँ, उससे मुझे एकदम स्पष्ट पता चलता है कि इसमें कई लोग निर्दोष हैं। सर एक सवाल हम करेंगे आपसे कि एक्सीडेंटल डेथ की बात कर रहे हैं कि गैर इरादतन हत्या था। अब गैर इरादतन हत्या में न्यायालय द्वारा, जिला सत्र न्यायालय द्वारा ये कहा जाता है कि हम इस तरह का सजा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि अब कोई प्रशासन के ऊपर किसी तरह का ये हमला नहीं हो। तो क्या ये जुडिशियरी का ये गलती है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए? देखिए क्या है ना कि मतलब जुडिशियरी का गलती और सही का मामला नहीं है। कई बार जब मतलब जब न्याय जब जज अपना सेंटेंस देते हैं या अपना न्याय सुनाते हैं तो उसमें कुछ कोर्ट्स करते हैं, मतलब कहीं भी, मतलब वो अपना एक तो मान लीजिए जो लीगल बैटल है उसका जो गवाहों का जिरह हुआ है, जो वकील जिरह किए हैं, तो गवाहों की पेशी के बाद जो उसके बयान हुए हैं उनके आधार पर वो लिखते हैं। आप कभी ऑर्डर देखिएगा तो बहुत लंबा रहता है ऑर्डर और उसमें कुछ वो एक डिसेंट नोट देते हैं। उन्होंने ये एक नोट दिया, अब ये नोट देने का उनका लीगल राइट होगा तभी वो दिए होंगे। अगर उस पर मेरा कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, क्योंकि अदालत पे हम लोग मान लीजिए ये टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो क्या किए, हम उसका अगेंस्ट लड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर उससे असंतुष्ट हैं लोअर कोर्ट से, ये जो हायरार्की बना हुआ है हमारा, क्योंकि पहले लोअर कोर्ट फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके आगे हम मतलब जब लाइफ सेंटेंस होता है तो उसमें हम लोग राष्ट्रपति तक अपील करते हैं। तो ये जो एक जुडिशियल हायरार्की बना हुआ है, तो ये मौका है एक आम नागरिक को अपने लिए न्याय का लड़ाई लड़ने का। अब इसमें हम लोग कैसे लड़ेंगे, मैं पहले भी कहा हूँ कि इसमें जो लोग निर्दोष होंगे उनके लिए मैं तन मन धन बुद्धि विवेक सब चीज़ से साथ दूंगा, ये समझ लीजिए। मतलब मैं रिपीट करता हूँ, तन मन धन और मेरा बुद्धि और विवेक, जो मेरे संपर्क हैं, जो मेरे संपर्क में अच्छे वकील हैं, उनसे भी मैं इनको मिलवाऊंगा। और उस दिन भी मैं महेश जी थे तो मैं तुरंत एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बात किया था कि वीरू मेरे बहुत मतलब भाई जैसे हैं और अच्छे वकील हैं, विवेक हैं मेरे भाई जैसे हैं, ये लोग इसको देख ही रहे थे, तो मैं इनसे बात नहीं किया। मैं बोला कि इनको हम सुप्रीम कोर्ट का वकील से बात कराया, आपको मतलब फ़ोन ऑन करके मैंने बात करवाया था। उन्होंने भी बोला कि वो पूरा जब ब्रीफ किए बोला इसमें सीरियस हैं और कई लोगों को इसमें राहत मिलेगी। तो मतलब इसीलिए जो कोर्ट ने डिसेंट नोट अपना डाला है, उसमें जो भी उसने लिखा है, तो उस पर मेरा कोई ऐसा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है कि उसने गलत किया सही किया, वो मेरा नहीं कहना है। अगर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो हम हायर कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, समझ उस फैसले के विरुद्ध लड़ेंगे। और जो लोग इसमें निर्दोष हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें निर्दोष लोगों को निश्चित राहत मिलेगी, इसमें कहीं कोई बट है ही नहीं, बस फाइट करना है। बहुत बहुत थैंक यू। देखिए ये चूँकि प्रशासन में रहे हैं, इनको प्रशासनिक जानकारी है और अब स्थानीय लोगों से हम बातचीत करके आपको ये बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कब हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ चंदेश्वर प्रसाद यादव। हाँ, आप इसी गांव के निवासी गाँव के। क्या हुआ था आखिर 12 मार्च को और कैसे राजीव रंजन मल साहब की मौत हो जाती है, जरा बताएंगे कुछ? बताएंगे जी, पूरा विस्तार से बताइएगा। मेरे भतीजे की उस दिन शादी थी, सुभाष यादव की लड़की की शादी थी। सुभाष यादव मेरा भाई है। पंखा बंद करवा दीजिए। हाँ आप बोलिए। उसमें हम लोग सब परिवार उन्हीं के यहाँ थे शादी में। पुलिस विभाग से भी आए थे भोज खाने के लिए, वो लोग भी भोज खाए।
वहाँ से निकले और हम लोग तो शादी में व्यस्त थे, उधर उतना कि नहीं था। मालूम हुआ कि पुला पर जो है अनमोल यादव को पकड़ा। उसमें बहुत सारे लोग से आ रहे थे, जा रहे थे। उसी में क्या हुआ, धक्का धुक्की हुआ, वो गिर गया और उसमें उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद जो है प्रशासन सब भाग गया, कोई नहीं था। हम लोग भी गए थे तो वहाँ पर सिर्फ एक ही लाश था उनका गिरा हुआ। हम लोग लौट के चले आए। शादी अपना हुआ। हमारा भतीजा उसमें 3 गो एकूज है। ललित यादव जो घर में सोया हुआ था, हम तो शादी में थे। ललित यादव घर में सोया हुआ था। प्रशासन यहाँ का जो भी आदमी बताया होगा, यहाँ का कुछ राजनीतिक चल रहा है, बता दिया कि यही घर है गुड्डू यादव का, ललित कुमार गुड्डू यादव, और घर में सोया हुआ। उनको पकड़ करके पुलिस प्रशासन लेके चले गए। उनके पिताजी को भी उठा लिए। उसके बाद हमारा हमसे छोटा भाई परमेश्वर यादव, उनको भी प्रशासन लेके चले गए। हम लोग को बाद में मालूम हुआ तो हम लोग भी दौड़ के आए। तब तक तो उनको लेके चले गए, फारबिस गए। उसके बाद हम लोग मनोज बाबू को फ़ोन किए, जो यहाँ के हम लोग के प्रमुख हैं, उनको फ़ोन किए। वो जा कर के वहाँ पर 2 दिन तक कड़ी मेहनत के बाद 2 भाई को हमको जो है छोड़ा दिए। ललित कुमार को नहीं छोड़ा, उनको जो है जेल भेज दिया। इस सब का नाम नहीं था, इसके कारण छोड़ दिया। और मेरा तीनों भतीजा निर्दोष है। और सारे यहाँ के जन जो है, राजेश जी हैं कि लड़का गुड्डू है, वो भी यहाँ पर मरकी हुआ था, दुर्गानंद जी की पत्नी की। उसमें ये लोग सब का दिया था, सब अपना अपना वहाँ था। लेकिन उनका भी नाम जो है केस में सबका दे दिया। यहाँ बगल में है चंद्रकिशोर यादव की घर, यहाँ से करीब ½ किलोमीटर दूर, उनका भी लड़का का नाम दे दिया गया। यानी सब यहाँ पर राजनीतिक के तहत जो है फंसाया गया है लोग। इसमें 2-3 गो आदमी है जो उनको भी उठा लिए, उनको भी जेल भेज दिया। यही मेरा कहना है। और हम इससे फाजिल अब क्या कहें। बहुत धन्यवाद आपका। प्रफुल्ल जी हैं हमारे साथ। प्रफुल्ल जी, आप जरा इंस्पेक्टर साहब के बारे में, राजीव रंजन मल साहब जो ASI थे, उनके बारे में कुछ बता रहे थे। हम क्या बता रहे थे, जरा एक बार हमारे कैमरे के सामने बताएंगे क्या? इंस्पेक्टर साहब के बारे में जहाँ तक पता है कि वो पहले से काफ़ी बीमार चल रहे थे और बाइक भी नहीं चलाते थे। एक बैटरी वाला साइकिल से जो है वो गश्ती में जाते थे। उनको देखने से ऐसा लगता था कि वो काफ़ी दिन से बीमार हैं, ऐसी स्थिति में थे कि वो कहीं गश्ती में नहीं जा सके। फिर भी उनको जो है यहाँ टीम के द्वारा जो है लेके आया गया। और भीड़ इतनी थी कि उस भीड़ को देख के ही हमको लग रहा है कि हार्ट अटैक आ गया कि क्या आ गया। इस हिसाब से मैंने यहाँ जितने भी दोषी बताए गए हैं न्यायालय के द्वारा, एक भी हमको नहीं लग रहा है कि उसको टच किए होंगे। एक भी नहीं टच उनको जो है नहीं किए हैं। वो अपने जो है 4 व्हीलर पर जो है बैठे हुए थे सीट पर। और जो अनमोल यादव को कुछ गार्ड जो पकड़ा हुआ था, तो उनको छुड़ाने के लिए जो यहाँ हजारों की संख्या में लोग थे, शादी में जो आए हुए थे, सुभाष यादव की लड़की की शादी थी, बगल में हजारों की संख्या में लोग थे।
तब कौन उस समय कहाँ था, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये जो दोषी करार दिए गए हैं 18 लोग, हमको तो नहीं लग रहा है वहाँ कोई थे। हमको इस बात का नहीं गुजारे कि उसमें प्रशासन ये कह रहे हैं कि जो 50 अज्ञात लोग, तो आप ये बात बोल रहे हैं कि अज्ञात लोग थे, और इनको आप कैसे ज्ञात किए कि जो ये लोग वहाँ प्लॉट पर था? जितने भी इसमें लोग हैं सब अपने अपने घर में बैठे हुए थे, और उन लोगों को घर से जो है पुलिस प्रशासन उठा के ले गई। एक टेम्पू ड्राइवर हैं, वो अपना टेम्पू चला करके पेट भर रहे थे, और उनका टेम्पू अभी खस्ता हाल रखा हुआ है, उनको घर में कोई खिलाने वाला परिवार को नहीं है। वैसे वैसे लोगों के द्वारा जो है पुलिस को जो है उठा कर ले जाया गया है। ये सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में एक गलत मैसेज जाता है। प्रशासन को जो है निष्पक्षता पूर्वक जो है जो लोग दोषी हैं उनको जो है उनका नाम दिया जाना चाहिए था, और जो निर्दोष लोग हैं उनका नाम नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब तो बात आगे बढ़ गई है, न्यायालय में चली गई है, तो मैं न्यायालय से भी अपील करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं सारे निर्दोष हैं, आप अपने स्तर से जो है इनका जांच करवाइए। बिहार सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि ये जो घटना हुई है ये जाति विशेष पर हुई है, इस पर जाति विशेष को टारगेट किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसकी पुनः जांच की जाए, और जो निर्दोष हैं उसको निर्दोष साबित किया जाए, और जो दोषी हैं, हम नहीं कहते हैं कि दोषी को सजा नहीं हो, हम भी कानून को मानने वाले लोग हैं। जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उसको कम सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रशासनिक लोगों का भी जब हम बयान सुने तो उसमें भी प्रफुल्ल जी की बातें जो थी वही बताया गया था कि इंस्पेक्टर साहब जो है पहले सीआईडी के डिपार्टमेंट में थे और बीमार चल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे वो आए थे, शायद हार्ट का पहले से उनको दिक्कत था, तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं थे। जब ग्राउंड पे निकलते थे, जब अपने क्षेत्र में भ्रमण पे वो निकलते थे तो इलेक्ट्रिक साइकिल से वो निकलते थे। वो बाइक तक नहीं चलाते थे, बाइक तो छोड़िए वो साइकिल का पैडल नहीं मार पाते थे, तो वो चलते थे तो इलेक्ट्रिक साइकिल से चलते थे। और उसके बाद एक अनमोल यादव नाम के युवक को गिरफ्तार करता है प्रशासन का टीम, और उसी को छुड़ाने के लिए या यह कहिए कि अब चूँकि शादी का वक्त था, शादी का माहौल था, उस दरमियान उसकी गिरफ्तारी की जा रही थी। तो लोग जो है वो भगदड़ का माहौल बनता है और किसी को कुछ नहीं पता चलता है कि आखिर एएसआई राजीव रंजन मल साहब जो अब दुनिया में नहीं रहे, वो कैसे गिर गए, कैसे उनकी हत्या हो गई, क्योंकि इंटेंशनली किसी ने कोई प्रहार नहीं किया। और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके शरीर पे एक खरोच भी नहीं था। अब सोचिए कि जरा जहाँ 18 लोगों को उम्र कैद का सजा दिया गया है, वैसे में अगर उनके साथ कोई झड़प होता तो किसी न किसी का तो नाखून या किसी न किसी का तो कोई शारीरिक झड़प अगर होता तो एक आध दाग होता, एक आध खरोच होता उनके शरीर पे, लेकिन नहीं था। ऐसा पोस्टमार्टम में बताया गया था। और अभी भी आप कैमरा उठा घुमा के दिखा दीजिए कमल भैया कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये सभी लोग इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सुबह के 8:30 बजे कि मामले को जो है वो विस्तार से समाज के बीच इसलिए रखा जाए कि सामाजिक एकता को बरकरार रखते हुए इस मामले को उच्च न्यायालय में लड़ा जाए। और लड़ा जाए तो इसलिए नहीं लड़ा जाए कि जैसे अनमोल यादव को छुड़ाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुआ वैसे हम लोग भीड़ बना के लड़े ना, ऐसा कोई लोग का इंटेंशन नहीं है। सबका कहना है कि 18 के 18 तो दोषी नहीं होंगे ना। अनमोल यादव दोषी हो सकता है, उसके ऊपर पूर्व एफआईआर था, उसके साथ का व्यक्ति दोषी हो सकता है, चलिए ठीक है। एक आध आदमी जिसके हाथ झटका लग गया होगा वो दोषी हो सकता है, 3-4 आदमी दोषी हो सकता है, 18 तो दोषी नहीं हो सकता है। लेकिन जब इस घटना को हम सुने थे पटना में और खबर किए थे, तब इतना मार्मिक दृश्य देखने को मिलेगा हमको, हम ये नहीं सोचे थे। क्यों नहीं सोचे थे? क्योंकि अभी आपको हम बताएं कि यहाँ पे 2-3 ऐसे लोग हमारे बीच हैं जो अपने सरकारी नौकरी में होने के बावजूद छुट्टी लेकर, और चूँकि आज संडे का दिन है, उनके पास भी एक अवसर था, मौका था, हम भी ये सोचकर घर से निकले थे, तो कोई साला केस लड़ रहा है। सोचिए कि अब परिवार का जो सदस्य है वो जेल चला गया, तो उसके परिवार में कोई बचा नहीं कि उसके लिए न्यायिक तौर पे लड़ाई लड़ा जा सके। देखिए अम्मा है, आपके 2 बेटा को 2 बेटा से एकटा पोता छै। 2 बेटा 1 ठो पोता। हां, हमरा यहाँ घटना भेले रहे। हां, हमर चचेरी पुत्र वही दिना 11 तारीख के मरले रहे। हां, 12 का दाह संस्कार भेले। 2टा बेटा घर में नहीं रहे। बेटा एरोप्लेन से एले रहे तो रात में उठे वही टाइम में हमर बच्चा सबटा रहे जलावे में। ओकर वीडियो बनल छै, ओकर मृत्यु प्रमाण पत्र लागल छै वकील लग में, सब कुछ के प्रमाण देल छै ओकर।
तकर बाद हमर नतनी के शादी रहे, मुखिया जी सुभाष मुखिया हमर दामाद छियै। नतनी के शादी रहे, ओतऽ से एलै डा संस्कार कए कऽ 11-12 बजे। तकर बाद बारात चलि एलै तऽ बच्चा सब कोइ गेलै कोइ नहियो गेलै। तऽ वएहमे ओ घटनामे बच्चा सब सबटा हमर फँसल रहै। एने तऽ कोइ कोनो बातके मालूम नहि रहै, हमरा सबके तऽ भोरमे मालूम भेलै जे एना एना बात भए गेलै। हमरा तऽ 2टा काम भए गेलै ने, एकटा मरकी भए गेलै, एकटा शादी भए गेलै। एहिमे हमर बच्चा सब रहै, लेकिन ई बच्चा सबके निर्दोषमे फँसायल गेलैए। पोता हमर जे रहै से इंटरमे पढ़ै रहै, इंटरमे बच्चा फेल भए गेलै। इंटरके सर्टिफिकेट तऽ नहि छै, मैट्रिकके सर्टिफिकेट छै। आ 2टा बेटा जे छै ओकरा बच्चा सब छोट छोट छै, बच्चा सब पढ़ै लिखैवला छै, बच्चा सबके नहि पढ़ाइ लिखाइ होइ छै, नहि बच्चा सबके कोइ देखभाल करै छै। एकटा छोटका बच्चा भोरे काल्हि अभेरमे उठलै, बहुत अच्छा, कोई मेहमान भी आयल रहे जे एकरा के गिरफ्तार कर लिया? हाँ, मेहमान आयल रहे, वएह बेटा के साला रहे, निमंत्रण पुर आयल रहे सुभाष मुखिया के। निमंत्रण पुर के उ चलि गेलै बहने कतऽ सुति रहलै, ओकरा रूम में से उठा के लए गेलै। आपके यहाँ का भी कोई जेल गए हैं क्या? हाँ, ये सब बेटा मेरा का बेटा मेरा बेटा सर पहले कभी पंजाब जाता है, कभी गाँव में काम करता था, मिस्त्रियों का काम करता है, गाड़ी भी चलाता था, नेपाल में काम करता था। यहाँ पर शादी का निमंत्रण था तो निमंत्रण करने आया। ना विकास भाई, हम लोग के गांव में ऐसा कभी पूर्व में कभी ऐसा घटना हुई नहीं, कभी नहीं। जो डेट किए हैं एसआई साहब, बहुत हम लोग को दुख है, ताकि हम लोग से भी बहुत करीबी थे। उस घटना में जो दोषी हैं उनसे भी कुछ ऐसा लड़का है जो बहुत करीबी थे, बातचीत होता था उनके फ़ोन पे, कुछ वैसा काम है होता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उनके लिए भी हम लोग को दुख है ऐसा घटना। लेकिन जो ये घटना घटी है उस समय बाराती भी आया था, तो ठीक है, इसी गांव के अगल बगल का सबका नाम दिया गया है। एक घर से 2-2 बेटा का, 3-3 बेटा का, भतीजा का बाराती तभी आई थी, बहुत भीड़ था। तो हो सकता था कि बहुत भीड़ मारा है तो बहुत आदमी का नाम देना है, इसी गांव से क्यों देंगे? जब बाराती आया है तो उनका भी दे सकते थे। ये हम एक बता रहे हैं, बहुत भीड़ है। तो आप एक पार्टिकुलर एक आदमी को जिनका नाम जान रहे हैं कि इनका पंकज नाम है, इनका गुड्डू नाम है, उनका छोटा भाई का नाम जान रहे हैं, एक घर से 3 आदमी का नाम जान रहे हैं, तो उनका आप बता रहे हैं, उनका नाम आप दे दीजिए। ठीक है, चलिए बाकी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम चलते हैं लक्ष्मीपुर चौक के पास। इसी में क्या किया जा रहा था? डुबाया जा रहा, मुंडी पकड़ के इसी में डुबाया जा रहा था। मुंडी पकड़ के इसी में डुबाया जा रहा था। जैसे सुनने में आया, हम तो कहेंगे, हमको तो मतलब छोटे चले थे, लेकिन रात में 4 बजे के आसपास हमको खबर हुआ कि नहीं ऐसे घटना हुआ था। हम यहाँ पे आए, मेरा नाम गोपाल कुमार यादव, ऐसा आदमी, हम भी निमंत्रण पूर्ण सुभाष यादव के यहाँ आए थे। आए तो यहाँ पता चला कि नहीं ऐसे ऐसे रात में घटना हुआ था। वहाँ घटना स्थल पे जबकि ग्रामीण चौकीदार भी साथ में नहीं था। जो चौकीदार बयान दिया वो भी मानिकपुर पंचायत का है, वो ग्रामीण हमारे ग्रामीण चौकीदार भी नहीं है। यहाँ ये दुकान कोई भी रात में खुला नहीं रहा। सामने जस्ट पंकज का दुकान है, ये जस्ट बगल में, उनके बगल में सारा दुकान वो भी बंद है। अच्छा, ये वो दुकान उन्हीं का है जो अभी गिरफ्तार हो गए? हाँ, वो दोनों जो दुकान है। हाँ, आइए ना, आपके दुकान आप कराते रहिए। हम सब दुकान आपको हम दिखा देते हैं। दिखाइए, मतलब सब अभी जेल में चल गए? हाँ, सब जेल में, सब रोजी रोटी करके खाने वाला, तो कोई ऐसा नहीं गया तो गलत धंधा करता है। ये सामने दुकान में पंकज का है, ये किराना दुकान यहाँ पे कर रहे थे। ये ओम प्रकाश का दुकान हो गया, जयदेव का दुकान ये है, ये भी बंद पड़ा हुआ। ये हो गया ओम प्रकाश का जी, ये हो गया जो गुड्डू यादव उनका दुकान, और छोटा वाला गुड्डू जो 22 साल उम्र का है, ये उनका ही है। 22 साल का। ये क्या करते, क्या चीज़ का दुकान था? ये भी किराना दुकान है। किराना दुकान था। देखिए, एक रुपेश और एक मुकेश है जो ट्रैक्टर चला के टेम्पो चला के अपना भरण पोषण कर रहा था, उनको भी गलत तरह से फंसाया गया है। दूसरा वो गुड्डू अपने घर में सोया हुआ था, उनको भी फंसाया गया। पंकज जबकि अपना दुकानदारी करके बहन का शादी था, वो बहन के शादी में लगा हुआ था। यहाँ से ठंडा निकल गया, तब तक कोई बात नहीं हुई थी। उनके बाद यहाँ से जब वहाँ का चला गया
जब भोज खाने की भीड़ में आदमी इधर से भी आता था, इधर से भी जाता था, उस दौरान क्या हुआ नहीं हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। जब प्रशासन बंदूक लेकर आया तो कम से कम एक आवाज फायर भी तो करना चाहिए, एक भी फायर नहीं किया। बंदूक किस काम दिखाने के लिए लाता है। और ये बंदूक से याद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब प्रशासन का आया था उसमें पढ़े थे कि प्रशासन के भी 2 लोग को सस्पेंड किया गया है। ड्राइवर को इसलिए सस्पेंड किया गया था कि गाड़ी उल्टा लगा के नहीं रखे थे, मतलब और गाड़ी अपोजिट दिशा में घुसा रखा है। अपोजिट जब हम दिशा में किसी था। का आईडी को पकड़ लिया था, हम भी सभा में नौकरी की। और एसएचओ को इसलिए सस्पेंड किया गया था कि वो गोली क्यों नहीं चला। तो बहुत लाजमी सा बात है, अगर आपके प्रशासन के लोगों के ऊपर हमला हो रहा है तो आप बचाने के लिए आप भाई आप फायरिंग कीजिए। आपको अगर जरूरत पड़ता है तो आप किसी को शूट कर दीजिए। हम लोग क्या कुछ बोलना चाहिएगा क्या? उनका भाई इधर घूम के भैया इधर। क्या नाम था भाई का? सौरभ। आपका क्या नाम है? सौरभ। कितना उम्र था तुम्हारे भाई का? 32 साल। 32 साल। वो निमंत्रण पूर्ण आया था यहाँ पे, निमंत्रण मुखिया जी के यहाँ से। अब बताइए, अब हमको क्या बोलना चाहिए? अब हम क्या करें ऐसा कि आप लोगों के मन में ये बात का जागृति जगे कि हाँ भाई हमारे समाज के लोगों को फंसाया गया है। यहाँ विकास भाई बात ये है, यहाँ आपको कोई आपराधिक मामला नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपसी रंजिश के तहत बहुत आदमी को यहाँ पे फंसाया गया है। सुनियोजित जो है ना, सुनियोजित घटना है। राजनीतिक हाँ, तौर पर। राजनीतिक तौर पर 18 लोगों को फंसाया गया है। ये जो है सुनियोजित है। सारा रोजी रोटी करे का नाम ऐसा दो चार को छोड़, मान लीजिए जैसे अनमोल यादव है, ठीक है, वो तस्करी करता है, तस्करी करता गलत है तो है है, गलत। तस्करी करता तो हो सकता है भोज खाना है तो उनके साथ भी 4 आदमी आया होगा, हो सकता है उसका भी 4 आदमी हो उसमें, लेकिन वो सब किसी को पता नहीं है। जब हम यहाँ किसी गांव में रेड करने गए, ग्रामीण चौकीदार भी चाहिए साथ में, वो नहीं था, वो भी नहीं था साथ में। अदर पंचायत के चौकीदार को साथ में ले जाता है, हम पहचान करवाएंगे, इसमें कौन पहचान जब यहाँ आई तो जैसे हम लोगों को पता चला कि वही 3-4 की संख्या में आई, और 3-4 की संख्या में मान लीजिए जहाँ पकड़ने का माहौल जहाँ खाने के लिए आया था, भोज खाने के लिए आया था। भोज हो रहा है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं, और वहाँ आप किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए जाइएगा, 3-4 फोर्स लेकर, 3-4 जो है गार्ड लेकर के जाइएगा, ये कहाँ से उचित है? हम यहाँ पहले भोज खाने हम सिविल ड्रेस में आए, उनके बाद गए यहाँ से देख लिए फलाना आदमी चोर आया हुआ भोज खाने के लिए, तो कम से कम पूरा प्रशासन लेकर आना चाहिए कि 4 आदमी आना चाहिए। बड़ी बात क्या है उसमें, आइए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर मान के चलिए कि वहाँ शादी है, हजारों की संख्या में भीड़ है, तो आप अगर आ रहे हैं तो इसे से उसमें 4 आदमी था, 4 को इसे से उस था। एक जो में राजीव रंजन मल साहब थे वो सिविल ड्रेस में थे, किसी को ये पता नहीं चला कि ये इसे से प्रशासन। ये बड़ा पॉइंट का बात बोले यार, ये एक मिनट ये बात अभी तक हमको कोई नहीं बोला यहाँ पे। विकास भैया सबसे पहली बात सुनिए, बहुत बढ़िया बात तुम बोले मित्र। राजीव रंजन मल साहब का हत्या यहाँ नहीं हुआ, उनका तो इसे से वो दुर्घटना में इसे हत्या हुआ ना, यहाँ आदमी हजारों का भीड़ था। एकदम और वो सही भीड़ बात को- है कि अगर वो प्रशासन राजीव पुलिस ड्रेस में रंजन नहीं थे वो। राजीव रंजन मल साहब को हम जब हमारा मार्केट ये बात आप सब लोग मान रहे हैं कि सिविल ड्रेस में हाथ उठा के बोलिए तो अस्पताल ले जाने क्रम में उसको ये बात आप लोगों को पहले बोलना चाहिए यहाँ था। मृत्यु हो गई तो फिर वो उसका ड्रेस मंगा के उन्हें इसे से पहना के फिर ले गया उसको इसे से, वो सिविल ड्रेस में थे। पुलिस, विकास बाबू, पुलिस जो है असली अपराधी को नहीं पकड़ पाई है। असली अपराधी के पकड़ने के बजाय निर्दोष जो बच्चे लोग हैं उनको फंसाई है। चलिए ठीक मैं है। एक बात को मानता हूँ कि अनमोल यादव यहाँ आया था, लेकिन अनमोल यादव को पहले से वांटेड थे वो, लेकिन इसमें जो मान के चलिए 18 लोग थे, तो 18 में 18 आदमी अगर उन पे पीछे से वार करता तो क्या पीछे से एक राजीव रंजन मल साहब का ही हत्या होता? सही अन्यथा बात। और किसी और और दूसरी बात कि अगर झड़प हुई नहीं, ठीक है, ये सब बात मैं मान ली, हमको 2 मिनट बोलने दीजिए, सब लॉजिकल बात है। अब अगर प्रशासन रेड करने आ रही है, किसी को गिरफ्तार करने आ रही है, आपको पहले से पता है कि आप किसी के घर शादी में रेड करने जा रहे हैं, किसी के शादी में आप पकड़ने जा रहे हैं, तो शरीर पे वर्दी नहीं है, तो सैकड़ों के भीड़ में लोग आपको जानेगा कैसे कि वो प्रशासन है? भैया जी ये बात करने के लिए नहीं आए थे ना, वो तो भोज खाने के लिए आए थे। भोज खाने आए थे सर, यहाँ सिविल रेड में करने भोज के लिए खाने नहीं आए आए थे। राजीव रंजन सर सिविल में भोज खाने आए हुए थे। SHO जो साहब जो है वो भी भोज खाने आए थे मुखिया जी के यहाँ, रेड करने थोड़े आए थे और उनको अपराधी मिल गया तो वो जो है सोचे कि हम पकड़ लेते हैं। इसमें अंधा गुही में जो है कौन उसको पकड़ा, कौन उसको छुड़ाया, ये किसी को पता नहीं है। चलिए 18 आदमी मिलकर एक आदमी को वार करेगा तो बचता है कभी? नहीं ठीक है हो ये गया। तो डीजीपी साहब को बयान दिए कि ना उनका दूसरी हादसा बात से ये कोई है, लेना देना अगर नहीं है। राजीव रंजन जी। डीजीपी सर का बयान है
कि वो बीमार चल रहा था, कंक्लूजन हो ना तुम, कंक्लूजन हो ना भाई, रिपीटेड है तो सिविल ड्रेस में। ठीक है, ये भी तो गलत बात है। ठीक है, हम आप समझ गए। अब ठीक है, अब जितना बोलेंगे एक ही बात को, उससे कुछ नहीं होगा। विकास भैया, एक चीज यहाँ मान के चलिए, समाज में मिनिमम आदमी जानता था कि राजीव रंजन मल साहब बाइक नहीं चलाते हैं, साइकिल नहीं चलाते, वो बैटरी वाला साइकिल चलाते हैं। जब भी यहाँ चौक पे आता था वो तो बैटरी वाला साइकिल लेके आता था, वो पैडल भी नहीं मार पाता था ना, वो तो पहले से बीमार था। और बीमार स्थिति में आप भोज खाने के लिए आए हैं, वहाँ पे हजारों की संख्या है, और उसमें आप किसी को इसे से देख लिए बहुत तो ये कर देना। असमंजस है इस मामले में। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने बहुत तरह का इस तरह का क्राइम खबरों को किया है, लेकिन पहली दफा प्रशासन के ऊपर किसी हत्या के मामले में खबर कर रहा हूँ। डीजीपी का बयान आता है कि वो हार्ट अटैक से पीड़ित थे। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जो आदमी साइकिल का पैंडल चलते चलते बात करते हैं, और देखिए कि हम बात फिनिश करते करते आपको हम घर तक ले चलते हैं, जिस घर पे हम बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे थे। एक आदमी उनके पीछे हो जाइए ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। रानू है, ठीक है। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि आखिर प्रशासन के लोग भोज खाने आते हैं, फिर प्रेस स्टेटमेंट में लिखा जाता है कि उनको सूत्र से खबर मिलता है कि अनमोल यादव भी आया हुआ है, तो चलो पकड़ लेते हैं। चलिए, ये बात से भी हम सहमति रखते हैं कि आपको खबर मिला, आपके सामने अपराधी था, आपने अपने ड्यूटी को निभाया। लेकिन अगर ये इतनी बड़ी बात जो अभी हमको यहाँ पे बताई गई और लोगों ने हाथ उठा के स्वीकारा कि राजीव रंजन मल साहब वर्दी में नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे, तो यार भीड़ में, गांव के अंधेरे में पता कैसे चलेगा कि वो आदमी पुलिस है कि नहीं है? प्रशासन को इज्जत तो सब देते हैं। दूसरी बात कि इन लोग को पता था कि वो लाचार व्यक्ति हैं, बीमार हैं, ये लोग हमेशा उनको मर्सी की नज़रों से देखते थे। आसपास के जो युवक थे, जो नवयुवकों का, जो समाज सेवक का जो टोली था, तो आप सब लोग इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो लोग थोड़ा प्रशासन में मेल जोल करके रखते हैं। तो मेल जोल रखने के चक्कर में सबको पता था कि सर बीमार है, उनके साथ तो इस तरह का घटना नहीं घटता। लेकिन अब स्थानीय लोग और क्या रंजिश का शिकार यहाँ पे 18 लोग हो गए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी इस मामले को उच्च न्यायालय में लड़ा जाएगा। हम लास्ट में यही बोल के अपने बात को खत्म कर देंगे। देखिए, हम घर पे आ गए, मतलब हम कितना 25-30 शब्द बोले होंगे, हो गया है अब प्रफुल्ल भैया, ठीक है, 25-30 शब्द हम बोले होंगे। और कैमरा नीचे करके ऐसा कीजिएगा, मूव कीजिएगा। हाँ, देखिए, कुछ लोग हैं लीगल जो हम उनको कैमरे के सामने नहीं लाना चाहते, हम साफ साफ बता रहे हैं, हम कभी भी अपना सारा पत्ता नहीं खोलते हैं। तो देखिए, जहाँ से हम शुरू किए थे, हम वापस उसी दहलीज पे आ गए। कहाँ से? जहाँ पे घटना घटा वहाँ से। अब आप समझ लीजिए कि फिर इतना ही हम चलेंगे तो मुखिया जी का घर आ जाएगा जहाँ पे शादी हो रहा था, फिर इतना ही चलिएगा तो दूसरा पीड़ित का घर आ जाएगा। माने ये पूरा का पूरा आसपास का 1-1.5 किलोमीटर में 18 लोगों का घर है। अब समझ लीजिए कि शादी में अनमोल यादव बाहर से आता है, सिविल ड्रेस में एसआई साहब राजीव रंजन मल साहब रहते हैं, और झड़प में उनकी मौत हो जाती है। अब क्या होगा आगे ये तो उच्च न्यायालय तय करेगा, लेकिन हम सामाजिक लोगों से सिर्फ निहोरा कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि एक हो जाइए, और 18 लोगों में अगर एक लोग भी निर्दोष है तो उसको बचाना हम लोग का प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि एक तो कानूनों कहता है ना भाई कि 100 गो दोषी छूट जाए मंजूर है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 18 गो का बात है, 8 गो अगर निर्दोष होते हैं तो उसको बचाना हम लोग की जिम्मेदारी है। और ये तभी सफल हो पाएंगे हम लोग इस मुहिम में, इस न्यायिक लड़ाई में, जब आप लोग एकता बना के रखिएगा। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोग का बहुत शुक्रिया, और एक बार शुक्रिया अररिया के जिला सत्र न्यायालय का कि जिन्होंने बड़ी जल्दबाजी में फैसला सुनाते हुए कह दिया कि हम एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं, भाई आज के बाद कोई प्रशासन का हत्या नहीं होगा। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल सेट करके वो कितना बढ़िया समाज में मैसेज दे पाते हैं। आए दिन शराब के माफियाओं के द्वारा कुचल के प्रशासन के लोगों की हत्या कर दी जाती है, भीड़ के द्वारा उन पे हमला कर दिया जाता है, तब ये साहब जो है जिला सत्र न्यायालय वाले वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके बाद भी 3 हत्याएं हुई, उन्हें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और एक और चीज़ की जब हम बात कर रहे थे तो पूर्व डीएसपी साहब से बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर है साइंस विभाग में, ये जो भैया अभी बात कर रहे थे, इनको थोड़ा दिखाइए। ये एक्स आर्मी रह चुके हैं, जो प्रफुल्ल भैया हैं, ये समाज की बातों को उठा रहे हैं। रानू जी हैं, रानू जी सामाजिक तौर पर सोशल मीडिया पे इस खबर को अगर नहीं उठाए होते, हम लोग तक नहीं पहुँचाए होते, तो हम लोग तक ये मैसेज ही नहीं पहुँचता। और ये बहुत रिमोट एरिया है, शहर से बहुत दूर है। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों में ये जागरूकता नहीं होता, कि एकता नहीं होता, तो ये शायद जागरूक नहीं कर पाते हम लोग को, और हम तक भी ये खबर नहीं पहुँच पाता। बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।